नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 2020 की दिसंबर प्रीवियस क्वेश्चन प्रथम पाली की प्रश्नावली को अध्ययन करने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे हम सभी को पता चलेगा कि जो एग्ज़ाम हुई थी वो किस लेवल से है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछी जाती है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तत्सम नहीं, तद्भव कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें कहता है कि वायु तद्भव शब्द ना होकर तत्सम के अंतर्गत आता है, जबकि कान, काज, आकर तद्भव शब्द हैं, जिसे तत्सम क्रमशः कर्ण, कार्य और अक्षर होंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं है? तो जो जलद शब्द है वो जलद जो शब्द है वो यौगिक है। जलद जल प्लस द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जलद से जल और द से अर्थ होता है देने वाला। शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अर्थात यौगिक शब्द है। जबकि नाक, कान और पर रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती? आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। अरबी भाषा आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, अपितु सामी भाषा के अंतर्गत आती है। आर्य भाषा किसके अंतर्गत आती है? सामी भाषा के अंतर्गत आती है। जबकि लैटिन, यूनानी और फारसी आर्य भाषा के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि तारीख निम्नलिखित में से किस शब्द का मूल शब्द है? तारीख, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अरबी जो है तारीख शब्द की भाषा है। तारीख अरबी भाषा का शब्द है। जैसे इसके साथ और है आदमी, औरत, कमर, चश्मा आदि ये अरबी भाषा के अन्य शब्द हैं। जबकि पेरू, पादरी आदि ये पुर्तगाली शब्द के हैं। उर्दू में तो तमगा जैसे शब्द तुर्की शब्द के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या 9 है और 9 नाथों का नाम क्रमशः इस प्रकार है: नागार्जुन, जड़ भारत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, छाई जाई सो बाह नाड़िया। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी है? कहता है कि उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कणहप्पा इसके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वैसराय काव्य के रचयिता कौन है? कौन है? इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेमचंद्र। इनकी जो रचना है द्रव श्रव काव्य के रचयिता कौन है? हेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 8 मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण और किस साहित्यकार ने सुझाया था? है ना। क्वेश्चन कहता है मोहम्मद मलिक ने तो हिंदी साहित्य के इतिहास को नामकरण किया था, इसके साथ और किसने दिया था, किसने सुझाया था, किसने बताया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा ये नाम प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी निबंध तात्विक विशेषता नहीं है, मतलब निबंध की विशेषता नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवादात्मकता जो है वो तात्विक निबंध की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है त्रिशंकु के नाटककार कौन है? त्रिशंकु के नाटककार कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रज मोहन शाह त्रिशंकु के नाटककार हैं। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से
ललित निबंधकार नहीं है। तो इसका रामचंद्र शुक्ल सही आंसर होगा, क्योंकि वो ललित निबंधकार नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो इसमें कहता है कि जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र एवं कुबेरनाथ राय ललित निबंधकार हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंधों में अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर्व आदि हैं। विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंधों में देखें तो चितवन की छां, हल्दी धूप, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन आदि, तथा कुबेरनाथ राय का प्रिय नलकंठी, रस अकेटक, गंधमादन, विषाद योग, है ना, निषाद बांसुरी आदि प्रमुख ललित निबंधकार हैं। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में संग्रह है, जिसमें मनोविकार संबंधी एवं सैद्धांतिक निबंध शामिल हैं, और इस प्रकार ये रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार के रूप में नहीं ठहरते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा गुरु इसके पात्र हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? इसमें जो चित्रण है उसका है ऑप्शन नंबर सी, 7 नदियां एक समुंदर में आधुनिक ईरान पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण किया गया है। 7 नदियां एक समुंदर में जो ये उपन्यास है वो एक प्रकार से एक देश दूसरे देश की तुलना इसमें किया गया है। इसके साथ यहाँ जो वे दिन उपन्यास के लेखक हैं निर्मल वर्मा, जबकि लाल पसीना अभिमन्यु अनंत का, एवं दूसरी तरफ महेंद्र भल्ला की उपन्यास है जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 14 कहता है कि सीताहरण तात जनी कहियो पिता न जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कहीं ही दसन न जाए। उक्त उदाहरण में कौन सी ध्वनि वर्णित है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है, इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन सहित सारी भूमि। उक्त कथन किसका है? उक्त कथन किसका है? 15 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा कथन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? है ना, ऑप्शन नहीं है। पहला ऑप्शन है अरस्तु का अनुकरण प्लेटो सिद्धांत के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। ऑप्शन नंबर बी कहता है अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया कि कवि और चित्रकार के बीच मध्यम के अलग अलग हैं। प्लेटो ने, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा, जो कि ऐसा नहीं मानते हैं। और यहाँ पर बोल रहा है कि अनुकरण मात्र माने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अनुकरण मात्र नहीं मानते, उससे भी अलग माने थे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहता है कि कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य नहीं कलात्मक में ही है, उसके बाहर नहीं है। ये कथन इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद हो गया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका है सही उत्तर होगा कि अलग मतदाता सूची को लेकर दोनों के बीच में मतभेद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रवाद जो है वो उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनिश्चितता शब्द संबंध विवाद किस लेखक के से हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, बाल मुकुंद गुप्त के साथ, है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनिश्चितता शब्द को लेकर विवाद
हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इतिहास चक्र है, जो कि मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गौंड जाति निम्नलिखित में से किन को पालकर बैठी थी। तो इसका आंसर होगा मुर्गी और तीतर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 इसमें कहता है कि रामचरित मानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और अशुभ दायिनी कहा है। रामचरित मानस से क्वेश्चन पूछा गया है, कहा गया किसने कहा है ये कथन। तो इसका आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये अशुभ दायिनी कहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि गौरी सोबे सेज पर मुख पर डारी केस, चल खुसरो घर आपने रेन भाई चहु देश। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें भी अभी तक पूछ दिया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हजरत निजामुद्दीन औलिया के द्वारा मृत्यु पर यह कथन उन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ना। क्वेश्चन सही नहीं है, ये जो नहीं वाला जो एक ट्रेंड चला हुआ है, ये क्वेश्चन मोस्ट अधिकतर इसमें अब पूछे जाने लगा है कि इनमें से क्या सही नहीं है। जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, असमंजस की स्थिति इसमें उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और सालध्य है। कमानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद का ये कथन है, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद द्वारा ये कथन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि साधो देखो जग बोराना, सांची कहो तो मारन धय झूठे जग पतियाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान कहत रहमाना, आपस में दो लड़े मारते हैं, मरम कोई नहीं जाना। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा कबीर का कथन नहीं है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म असहिष्णुता जो है वो कबीर के द्वारा इसमें नहीं कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं। करम बीबी और सरफराज किस उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा जिंदगी नामा जो उपन्यास है वो उसके पात्र है, जो कृष्ण सोबती द्वारा ये रचित है। उनकी अन्य रचना अगर देखें तो डार से बिछुड़ी, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में और यारों के यार कृष्ण सोबती के अन्य प्रमुख उपन्यास या रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। ये जो नहीं वाला ट्रेंड है पुरजोर से चला हुआ है और इसी को क्वेश्चन हल करते समय हम सभी को ध्यान रखना है कि मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वीरपाल सिंह और जानवी मानस के हंस के पात्र नहीं है, जबकि बेनी माधव, पंडित गंगाराम, गंगेश्वर, मंगलू, नंदास और शिव वेद ये इस उपन्यास के पात्र हैं, जबकि वीरपाल सिंह और जानवी इस उपन्यास के पात्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की एक कस्बोनुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राग दरबारी। राग दरबारी उपन्यास जो है वो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक कस्बीनुमा गांव शिवपालगंज की कहानी से वर्णित है, जो प्रसिद्ध उपन्यास श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया व्यंग्यात्मक शैली का उपन्यास है। जबकि आधा गांव उपन्यास उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गंगौली गांव से की कहानी है। इसकी रचना राही मासूम रज्जा की है। गली आगे मूर्ति है उपन्यास श्री प्रसाद सिंह की है और कृति
जल टूटता हुआ उपन्यास रामदास मिश्र का रचना है। तो ये जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट ठहरने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि शकुन और जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका बंटी। जो उपन्यास है शगुन और जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है प्रेमचंद का प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं, मतलब कौन कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुबोध चंद्र और मदारी लाल जो हैं प्रायश्चित कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इसके बाद गंगू, मेकू, करुणा और प्रकाश, श्याम और धर्मास ये अलग कहानी के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है स्कंद गुप्त नाटक में स्कंद गुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? सही नहीं है। तो इसका जो प्रमुख कारण सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, छात्र धर्म का अभाव, जो उस कारण का उदास होने का कारण नहीं था, जो कि ऑप्शन नंबर डी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, ना कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? तो इसका आंसर सही होगा मनोज शंकर। मनोज शंकर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा अक्सर देखें तो इसमें कहता है कि सिंदूर की होली नाटक के पात्र मनोज शंकर ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, ना कि स्त्री बनाने के लिए। अन्य दिए गए पात्रों का संबंध उपयोग कथन के उचित नहीं है, अतः उचित विकल्प में से लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत नाटक सिंदूर की होली पात्र मनोज शंकर तर्कसंगत है, या मिश्र जी का एक प्रसिद्ध समस्या नाटक है कौन वाला? सिंदूर की होली। इनके अन्य प्रमुख समस्या नाटक का राक्षस का मंदिर 1931, डेट याद रखेंगे, राक्षस का मंदिर 1931 में, सन्यासी 1930 में, मुक्ति का रहस्य 1932 में, है ना, राजयोग 1933 में, और आधी रात 1934 आदि इसके प्रमुख नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीस कर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपयुक्त विचार किस नाटक के संदर्भ में व्यक्त किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा ये इस कथन का कहा गया है। कहता है 36, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य जो नाटक है वो समांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक है, जिसका प्रमुख नाटककार हैं शंकर शेष। एक और द्रोणाचार्य की ओर अरविंद उसके परिवार और कॉलेज का प्रसंग है। दूसरी ओर द्रोणाचार्य उसके परिवार महाभारत के कालीन पात्रों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, अश्वत्थामा, एकलव्य आदि, द्रौपदी, सुरेंद्र वर्मा आदि, पहला राजा, जगदीश चंद्र माथुर एवं आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का प्रमुख नाटक है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपनिवेशिक जीवनी है? ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है शरद चंद्र। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? तो इसका आंसर होगा आखिरी कलाम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, कयामत का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। इसका सही जो इसका उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन सही नहीं है ना? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी, जो कि दी जाती थी, है ना, इसलिए ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41 का था निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण कौन कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4। कहने का मतलब है च और ज जो है वो है तालव्य वर्ण है,
बाकी जो है वो अलग से वर्ण उच्चारण होता है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित में से सुझाव दिए गए हैं, है ना। मतलब 55 में कौन सा सुझाव दिया गया था राजभाषा आयोग के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 1 जो हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यह तो सारे भारत की एक माध्यम हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में कहता है कि 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। तो ये है 1955 में राजभाषा द्वारा स्वीकृति दिया गया है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों के मुख्य स्वर हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। 1 और 3 करने का मतलब है प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामाजिक समस्याओं का प्रकाशन हुआ है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का मुख्य स्वर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी कथन या कौन सी बातें सही है, कौन सी बातें सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। एक में दिया है वे फारसी के बहुत अच्छे और ग्रंथकार और अपने समय के नामी व कवि थे, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि वे बड़े ही मनोविनोदी, मिलनसार और सहृदय थे, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 3 कहता है इनमें उक्ति व्यतिरिक्त की नितांत अभाव था, नहीं, ये अभाव नहीं था, उसमें शामिल था, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध है, बिल्कुल ये बात सही है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पुनर्जागरण के बारे में क्या कथन सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 और 4 बिल्कुल सही है। पहला 1 में दिया है दो जातीय संस्कृति की टकराहट है, बिल्कुल सही बात। मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति की तलाश, इसमें नहीं होता है। और परंपराओं का यथावत अनुपालन, बिल्कुल नहीं होता है। और ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज इस पुनर्जागरण में होता है, बिल्कुल सही बात। इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर ए सही होता है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानियां हैं। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानियां कौन कौन हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 4, ठुमरी और आदिम रात्रि की महक, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु की प्रमुख रचना है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र कौन कौन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। 2 और 3 बब्बर अली खां और चौधरी पीरबख्श यशपाल की प्रमुख कहानी के पर्दा कहानी के पात्र हैं, है ना, चौधरी पीरबख्श और बब्बर अली खां। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है निम्नलिखित में से टी.एस. इलियट की पुस्तक है, कौन कौन सी टी.एस. इलियट की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4 में आएंगे। देखिए पहला है द सीक्रेट वुड, टी.एस. इलियट की रचना है, और द वेस्टलैंड, ये टी.एस. इलियट की रचना है। जबकि साइंस एंड पोइट्री रिचर्ड्स की रचना है, एवं द मेक ऑफ द लिटरेचर जेम्स स्कॉट आर.एस. की ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथ के नाम कौन कौन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आता है 3 और 4, कहता है कि कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र की रचना है और सुवृत तिलक उन्हीं की रचना है, जो कि इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन आज का कहता है कि मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, है ना, मार्क्सवादी के अनुसार। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए कहता है, ऑप्शन नंबर ए कहता है कि मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवादी की थी, जो कि मार्क्सवादी दृष्टि से ये सही मालूम पड़ती है।
ऑप्शन नंबर दूसरा कहता है मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। बिल्कुल सही बात। मानव समाज के विकास की अंतिम मंजिल समाजवादी, नहीं, अंतिम नहीं कह सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इतिहास समय समय पर अपने को दोहराता है, ये भी गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 और 2 जो कि सही उत्तर है। और आज के लिए ये क्वेश्चन हम सभी के बीच अंतिम था, और अगली क्लास में हम इससे आगे हम करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी सहयोग और मदद मिलने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।